नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं मीनाक्षी देवी। दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट मामले की हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। ब्लास्ट मामले को लेकर रेल एसपी के निर्देश पर दरभंगा जीआरपी प्रभारी हारून रशीद सिकंदराबाद रवाना हो गए हैं ताकि ब्लास्ट मामले की तह तक पहुंचा जा सके। वहीं शुक्रवार की सुबह फॉरेंसिक की टीम दरभंगा पहुंची और प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हुए ब्लास्ट स्थल का निरीक्षण करते हुए मौके पर मौजूद साक्ष्य को संग्रह किया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार भी ब्लास्ट मामले की जांच करने पहुंचे तथा राजकीय रेल पुलिस के कार्यालय में जांच कर रहे फॉरेंसिक टीम से विस्फोट के संबंध में जानकारी लेते हुए विस्फोट स्थल का निरीक्षण करते हुए रेल पुलिस को कई निर्देश दिए। वहीं आईजी अजिताभ कुमार ने कहा कि धमाका भले ही लो डेंसिटी का था, लेकिन इसकी जांच सभी स्तरों पर की जा रही है। वहीं आईजी अजिताभ कुमार ने कहा कि दरभंगा पहले भी आतंकियों का गढ़ रह चुका है। भले ही यह छोटा सा विस्फोट हो जिसके कारण पार्सल के अंदर रखे कपड़े जल गए हैं और पार्सल के अंदर से एक छोटी सी बोतल बरामद हुई है, जिसे फॉरेंसिक टीम के जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर उस छोटी सी बोतल के अंदर किस प्रकार का केमिकल था। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पहले भी यहां 2 बार घटना घट चुकी है, इसलिए इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक हर एक बिंदु की जांच नहीं हो जाती तब तक यह जांच चलती रहेगी। बता दें कि गुरुवार को सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंची ट्रेन से उतारे गए पार्सल को जैसे ही प्लेटफॉर्म संख्या 2 से लाकर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रखा गया, उसी दौरान पार्सल के अंदर विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद जब पार्सल को खोला गया तो पार्सल के अंदर के कपड़े के साथ एक छोटी सी बोतल मिली। हालांकि विस्फोट के दौरान किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ आपको था पूर्व में रहा दरभंगा मेट्रो में, इसलिए ये ब्लास्ट बहुत छोटा सा है। कपड़े में आग लगी, छोटी सी शीशी है, वो नॉर्मल भी केमिकल हो सकती है, कुछ और सकती है, लेकिन पूर्व में रहा है और ऐसे भी ब्लास्ट हो जाना ऐसा जहाँ दरभंगा पहले भी 2 केसेस हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसे बहुत सीरियसली लिया हुआ है। यहाँ पर FSL की टीम आई गई है, ATS की भी टीम आई होगी, यहाँ पर SP रेलवेज आए हुए थे, SRP थे, मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ के SHO निकल गए हैं सिकंदराबाद, और जितनी सारी जांच है हम लोग हर एंगल पर इसको जांच कर रहे हैं। देखिए शक की बात कुछ है, शक की बात यह है कि जो यहाँ पर जिसको भेजा गया नाम अभी क्लियर नहीं है। वहाँ का नाम हो सकता है क्लियर हो क्योंकि यहाँ के पदाधिकारी वहाँ गए हैं, नाम दिया गया, वहाँ पहुँच कर वो अगर जो डिटेल भेजेंगे इससे हम और क्लियर हमें पिक्चर मिलेगा। सस्पेक्ट बिल्कुल हम हर चीज़ को सस्पिशन के साथ ही देखते हैं, जब तक हर एंगल से सस्पिशन नहीं रूल आउट हो जाए हम इसका जांच करते ही रहें। उस शीशी में कोई लिक्विड मिला नहीं, उस आग लग के खत्म हो चुका है, वो शीशी है। वो शीशी को कोर्ट के आदेश के साथ FSL भेजा जा रहा है और FSL की टीम वैसे भी उस कोठरी में आकर उन्होंने कुछ कलेक्शंस किए हैं, तो वो भी जांच करके बताएगी कि एक्चुअली उसमें था क्या। मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक तरफ ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र में जहां एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए कई अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के संयंत्र के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी ओर चौसा थाना क्षेत्र से 4 कुख्यात अपराधियों को अवैध हथियार सहित जिंदा कारतूस के साथ मधेपुरा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मधेपुरा में कुल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक मिसाल कायम की है। इस दौरान मधेपुरा के SP योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि ग्वालपाड़ा थाना के बगल स्थित बाजार में मिनी गन फैक्ट्री चल रही है। सूचना मिलते ही जब पुलिस द्वारा तत्क्षण छापेमारी की गई तो हथियार बनाते हुए वीरेंद्र ठाकुर और अर्पण ठाकुर को भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और संयंत्र के साथ गिरफ्तार किया गया। SP ने पुलिस की दूसरी उपलब्धि बताते हुए कहा कि चौसा पुलिस को संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि गोसाई गांव स्थित ढाबा के पास कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए घात लगाए बैठे हैं। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जब गश्ती दल वहां पहुंचा तो पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर 4 अपराधियों को पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधियों में राजीव कुमार, सोनू कुमार, अभिषेक कुमार जो ग्वालपाड़ा थाना, जबकि आदित्य कुमार चौसा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। SP ने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा,
11 जिंदा कारतूस, एक विंडोलिया और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसपी ने खुलासा करते हुए कहा कि गिरफ्तार सभी अपराधियों के विरुद्ध हत्या और लूट सहित कई संगीन मामले अलग अलग थाने में दर्ज हैं और पुलिस को कई वर्षों से इन अपराधियों की तलाश भी थी। पूछताछ में इन अपराधियों से कई अन्य सुराग मिले हैं। जल्द ही मधेपुरा पुलिस को और बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां मिली हैं। गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि चौसा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी हथियार के साथ देखे गए हैं। और सूचना मिलते ही तुरंत एसडीपीओ उदय किशन के नेतृत्व में आसपास के थानाध्यक्षों की एक टीम बनाई गई थी और टीम ने सफलतापूर्वक वहाँ पे छापेमारी करी। तो वहाँ पे 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम राजीव बउआ है, अभिषेक है, सोनू है और आदित्य है। इसमें एक व्यक्ति चौसा का है, बाकी सभी गोलपाड़ा के रहने वाले हैं। तलाशी में इनके पास एक देसी कट्टा मिला है, 11 जिंदा कारतूस मिले हैं, एक विंडोलिया मिली है और एक लूटी गई मोटरसाइकिल मिली है। जब हम लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि इसमें से राजीव बउआ और अभिषेक का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अभी कुछ ही दिनों पहले गोलपाड़ा थाना क्षेत्र में एक जेसीबी के ड्राइवर की लूट के दौरान गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। उसमें मुख्य रूप से यही गैंग शामिल था। इसमें जो अभियुक्त है बउआ, अभिषेक, सभी ने अपना जो अपराध है वो स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा भी ये जो गैंग है इनके काफी सारे लूट और चोरी और हत्या के मामले दर्ज हैं आसपास के जिलों में भी, हमारे जिलों में भी। तो एक प्रकार से उन घटनाओं का भी इसमें उद्भेदन हो गया है। फिर पूछताछ में हम लोगों ने इनसे पूछताछ करी कि ये हथियार इन लोगों ने कहाँ से प्राप्त किए हैं। तो उसकी बैक ट्रेसिंग करते हुए ग्वालपाड़ा में एक मिनी गन फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। वहीं का एक व्यक्ति है वीरेंद्र ठाकुर और अर्पण कुमार, वहाँ बाजार में ही एक गन फैक्ट्री चल रही थी, वहाँ छापेमारी की गई है। तो वहाँ पर भी भारी मात्रा में जो अर्धनिर्मित हथियार होते हैं उनको बनाने के लिए जो औजार होते हैं उसको हम लोग ने सीज किया है। ये दोनों ही बाप बेटा हैं, वीरेंद्र ठाकुर और अर्पण कुमार। ये दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल से बेल पे आने के बाद वहाँ पे मिनी गन फैक्ट्री बना रहे थे और इन्हीं लोगों ने ये गोलियां और हथियार इस गैंग को दिए थे। और पूछताछ में ये बात भी आई है कि और भी कई अपराधियों को उन्होंने ये हथियार सप्लाई किए हैं, तो उनकी भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। तो कुल मिला के इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, भारी मात्रा में हथियार बारूद मिला है और मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। और कुल मिला के उस क्षेत्र में पूरे उदय किशन अनुमंडल में जो अपराध की वारदातें हुई थी पिछले कुछ समय में, उनका सफलतापूर्वक उद्भेदन हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अपराध नियंत्रण में इससे काफी मदद मिलेगी। गुमला में केंद्र और राज्य सरकार की पिछड़ा जाति व अत्यंत पिछड़ा जनजाति समूह के लोगों को सशक्तिकरण कर विकास की धारा से जोड़कर विकास करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर बस्ती के लोग आज भी विकास की बांट जो रहे हैं, लेकिन विकास की परिभाषा से लोग कोसों दूर हैं। यूं कहें कि आजादी के 72 साल बीत जाने के बाद आज भी सरकार की कल्याणकारी योजना बस्ती में नहीं पहुंची है, जिससे गांव के लोग लाचारी और कवायद की जीवन जीने को विवश हैं। विकास के दावे की बात करें तो सरकार की हर दावे की पोल खोल रही है यह तस्वीर। यहाँ के लोग 21वीं सदी में होने के बावजूद भी प्राचीन काल में जी रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस कदर जीवन जीने को विवश हैं ये लोग। बता दें कि यह बस्ती प्रखंड मुख्यालय से भी सटी है, लेकिन जिस तरह से तस्वीर आई है यह कहना गलत नहीं होगा कि आज भी बस्ती के लोग प्राचीन काल में ही जी रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि जब प्रखंड मुख्यालय की यह हालत है तो गांव की हालत क्या होगी, यह सरकार और प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मामला जिले के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय से सटा महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेदोरा पंचायत स्थित कॉलोनी बस्ती का यह पूरा मामला है, जहां आजादी के 72 साल बीतने के बाद भी कॉलोनी के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजना नहीं पहुंची है। कल्याणकारी योजना से लोग आज भी वंचित हैं। किसी का नहीं है। कितना दूर है सर आपका घर? यहाँ का दूषित पानी आप लोग पीते हैं, सब पानी है गाँव में? जलमीनार लगा है आपके गाँव में? जलमीनार भी लगा है? कुआं है कि नहीं? कुआं है लेकिन पानी पूरा सूख गया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बता दें कि कॉलोनी में लगभग 50 से 70 परिवार हैं, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 400 से 500 के करीब है। हम ऐसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं इस बस्ती में, जहां ना ही पानी है,
बस्ती के लोग आज भी डोबा का दूषित पानी को पीने को मजबूर हैं। बस्ती में चापानल है लेकिन वह भी खराब है। बस्ती में एक कुआं भी है लेकिन कुएं का पानी पीने लायक नहीं है। बस्ती के लोगों को शौचालय भी नहीं मिला है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर एक परिवार को शौचालय दिया जाना था, लेकिन किसी को शौचालय नहीं बना है। जहां एक ओर सरकार शौच से मुक्त होने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर खुले में शौच करने को लोग मजबूर हैं। और तो और जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को ODF भी घोषित कर दिया गया है। सरकार ने गरीब लोगों को पक्का मकान मुहैया करने की बात की है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्का मकान भी नहीं मिला है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा आज भी कोसों दूर है। हालांकि सरकार कहती है लोग शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा और देश आगे बढ़ेगा, लेकिन तस्वीर जो बयां कर रही है, सीधा तस्वीर को देख सकते हैं। यह तस्वीर सरकार और प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी है। अब सरकार के सारे दावे फेल नजर आते हैं। आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां, यह सवाल बड़ा है। शासन और सुशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। फंड में पैसा था, उस समय हम लोग गड्ढा खुदवाने के लिए गई थी, वो लोग गड्ढे नहीं खोदे थे, कैसे बना देंगे शौचालय। और अभी तक फंड में पैसा है नहीं, पैसा आएगा तो बनाया जाएगा। वैसे बात नहीं है, हम किसी से हम 1 रुपया नहीं लिए। कौन बोल दिया कि पैसा लेके काम करती है, उसको पूरा पंचायत में पूछ लीजिएगा। मैंने कॉलोनी का गांव का तो एक तरफा न बोल रहे हैं कि लेते हैं। कितना दिया है वो आदमी को भी तो हम पूछेंगे ना, कितना हमको दिया है उसको। कुलाही कॉलोनी बस्ती है, लगभग 200 प्लस का आबादी होगा वहाँ। वहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग तुरी समाज के लोग ही रहने वाले हैं। तो सरकार इस बस्ती में आज तक किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। पिछला बार जब घूमने गए थे तो उस समय पता चला कि नहीं, उस गाँव में ना ही पानी का व्यवस्था है, ना किसी भी परिवार का शौचालय बन पाया है। सरकार जमीन पे सरकार जो कहती है कि लोकल सरकार है, स्थानीय सरकार है, ये सारा दावा पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। विकास के नाम पर कुलाही कॉलोनी में आज तक मैंने उस ढंग का कोई काम ही नहीं किया गया है। सारे परिवार लोग को मेरे समझ से स्वरोजगार से जोड़ने के दिशा में कार्रवाई की जानी चाहिए। जो सरकार से मांग भी है कि वो अपना प्रशासन तंत्र को भेज करके उस बस्ती का विकास करे। शोभा देंगे बोल करके पैसा ले लेता है, उसके बाद वो बनाबो नहीं करता है। इधर उधर का कर देगा, इधर का नहीं करता है। नहीं, इधर कोनो काम नहीं किया है इधर वाला गाँव। हाँ, थोड़ा बहुत काम किए थे तो उसका मिला हमको बैंक से 1200 दिया था। है झूठ बोलेंगे तो वही तो नहीं, हमको दीजिए थोड़ा सा पैसा दीजिए बोलता है, तो कहाँ से देंगे हम लोग। वहीं मामले की जानकारी के बाद मीडिया बस्ती पहुंची और लोगों से मिलकर बातचीत कर क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान बस्ती के ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती में कोई भी योजना हो, पैसा देने के बाद ही शुरू होती है। बताया गया कि पैसा नहीं देने पर हम लोगों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला लाभ नहीं मिलता। सालों बीत गए हैं, आज तक बस्ती का विकास नहीं हुआ, जिससे यह लोग प्राचीन काल में जीने को मजबूर हैं। देखिए, मेरा गांव में बहुत तरह का समस्या है। यहाँ पर पीने के लिए कोई पानी का साधन भी नहीं है। डैम से पानी लेकर आते हैं पीने के लिए, और यहाँ पर जो कुआं एक है वो भी हमारा सूखा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक शौचालय है ना, कोई PM आवास का कोई ठिकाना है। एक बार यहाँ पर डिसइंजेक्शन हुआ था, फिर भी नहीं हुआ। नहीं, वीडियो का हुआ था, तो यहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कुछ साल पहले हुआ था, आए थे खुद वीडियो साहब, फिर निरीक्षण के लिए ब्लॉक से आए थे आदमी, फिर भी से कुछ नहीं। 1 साल पहले। वहीं गांव की समस्या प्रीति किस्कू को बताया गया तो उन्होंने गांव में विकास के लिए गांव जाकर सर्वे कराकर विकास करने की बात कही और जिले में रिपोर्ट सौंपने की बात कही। लेकिन कब तक इस गांव का विकास होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि अधिकारी विकास के लिए कितने सजग होते हैं। मुख्य पथ पर ही अवस्थित पंचायत है। जैसा बता रहे कि वहाँ पेयजल की कुछ समस्याएं हैं, पेयजल शौचालय का भी नहीं है।
तो मैं वहाँ के पंचायत सेवक और मुखिया के माध्यम से जांच कराऊंगी कि शौचालय वहाँ क्यों नहीं बनाए, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा जिनका छूट गया था शौचालय, ऐसे लोगों को भी शौचालय बनवाया जा रहा है। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर को निर्देश दिया जाएगा, वो 2 दिनों में वहाँ गांव जाकर वस्तु स्थिति का आकलन करेंगे, लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सरकार की भी प्राथमिकता है कि सबको स्वच्छ पानी मिले, और जहाँ तक शौचालय नहीं बनने की बात है तो वो जो छूटे हुए हैं उनका भी शौचालय बने। बहरहाल जो भी हो, जब प्रखंड मुख्यालय की हालत ऐसी है कि लोग 21वीं सदी में होने के बाद भी प्राचीन काल में जीते हैं, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हालात होंगे। सरकार को चाहिए कि योजना सीधे लाभुक तक पहुंचे, जिससे लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। मुंगेली जिला और लोरमी के कांग्रेसियों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही हर तरह की चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और खाने के तेल की बेतहाशा बढ़ रही कीमतों का विरोध किया गया। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जिन हमार जनता मन के हित के लिए काम कई के वादा करे रही से, लेकिन आज हमारे देश में इतना ज़्यादा महंगाई लागू कर दिए है। आप मन सब देखा था, जाना था कि गैस सिलेंडर के भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, और हर कार्य में मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक लिए हमन आज पूरा लोरमी ब्लॉक में सब कोई ब्लॉक के सभी वरिष्ठ मन शामिल होके आज धरना प्रदर्शन करे हैं, ताकि केंद्र सरकार ला ये ज्ञान होना चाहिए कि जेन आज महंगाई चलत है ओला विचार करना चाहिए, और जेन महंगाई है ओला कम करना चाहिए। केंद्र में जो बैठे नरेंद्र मोदी सरकार बताना चाहता कि केंद्र में बैठ के पूरा जनता परेशान करा थे, युवा ला परेशान करा थे, महंगाई ला बढ़ा थे, पेट्रोल के रेट देखा, डीजल के रेट बढ़ा थे, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ावा थे। आम जनता इतना त्रस्त है केंद्र सरकार मोदी सरकार से, महिला परेशान है, किसान परेशान है। हम आज अभी भाजपा वाले मन कुछ देर पहले मोर से मिले रही है, उन बोला तो इन्हें कि राज्य के जो भूपेश बघेल सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जो राशि देते किसान वाला और एक मुश्त में दी जाए, वही चीज मैं भाजपा वाले मन से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि केंद्र में जो मोदी सरकार किसान वाला बार बार बैंक भेजे वाले काम करते ना, देते 6,000 लेकिन 3 बार बैंक भेजते, ओला भी एक मुश्त दे है। वो तो केंद्र में बैठे हमारे राज्य में भूपेश बघेल की सरकार है, आज तक बीजेपी वाले 2500 रुपए में धान नहीं खरीदी। रामनगरी अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास का नया ड्रामा सामने आया है। वहीं महंत परमहंस दास ने पत्र जारी कर बताया कि आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें ट्रस्ट व बीजेपी का विरोध करने के लिए 2 करोड़ का ऑफर दिया। राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन प्रकरण पर भाजपा का विरोध करने के लिए ऑफर दे रहे थे। उन्होंने शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 50 करोड़ रुपए देकर आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस ने उन्हें खरीद लिया है। स्वरूपानंद सरस्वती के अनुयायी इस कार्य में लग गए हैं। वहीं परमहंस दास ने एक पत्र जारी कर बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाला नहीं बल्कि आरोप राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गुरुवार की सुबह 7 बजे 2 व्यक्ति मेरे आश्रम में पहुंचे और मुझे ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया। महंत परमहंस दास ने बताया कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खरीद लिया है। अब उनके अनुयायी ट्रस्ट और बीजेपी के विरोध में भी जुट गए हैं। परमहंस दास ने कहा कि जब मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझसे कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत पर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको ही बनाया जाएगा। तब मैंने कहा कि मैं एक संत हूं और राष्ट्रहित मेरे लिए सर्वोपरि है, तो वे चले गए। दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा भेजे गए थे। 7 बजे 2 व्यक्ति आए और वो हमको प्रलोभन देने लग गए कि स्वामी जी, संघ में आपका क्या सम्मान मिला, विहिप ने आपका क्या सम्मान किया, ट्रस्ट में आपको कोई जगह नहीं मिली, भाजपा में आपको कोई सम्मान नहीं है। तो वो लोग कहने लगे कि आप जो है आम आदमी पार्टी का, सपा का, कांग्रेस का सपोर्ट करिए,
तो उन्होंने कहा कि 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल और 50 करोड़ सोनिया गांधी आपको जो है देंगी, इसके बाद आप बयान जारी करिए और 2022 में किसी तरह से भाजपा को हराइए। हमने जब उनको मना कर दिया तो उन्होंने हमको प्रलोभन दिया कि स्वामी जी आप साथ दीजिए, 2022 में अगर जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीतती है तो यूपी का सीएम आपको बनाया जाएगा। उनको हमने जो है कहा कि आप जो है गेट के बाहर निकल जाएं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अरे स्वामी जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 50 करोड़ में खरीद लिया है और उनके अनुयायियों ने जो है जहां तहां माहौल बनाना शुरू कर दिया है भाजपा के और ट्रस्ट के विरोध में। तो हमने उनको कहा हमारे लिए सम्मान नहीं, हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और उन लोगों से हमने कहा शक्ति से कि आप लोग निकल जाएं, दोबारा यहाँ कभी आने की जो है तो दुस्साहस मत करना। इसके बाद वो लोग जो है यहाँ से चले गए। मैं सरकार से भी इसके लिए निवेदन करूंगा कि इस तरह के षड्यंत्र करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अगर जांच होनी है तो महंत जन्मेजय शरण की जांच की जाए, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट बना करके पूरे देश में उगाही किया, वो पैसा कहां चला गया। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, उनकी निष्ठा में किसी तरह से हम लोगों को कोई संशय नहीं है। प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के गृह जिले में ही आवारा पशुओं का जमावड़ा आसानी से देखा जा सकता है। कहीं सड़क पर आवारा पशु तो कहीं पॉलिथीन खाती गाय। 3 से 4 माह पूर्व भी यही हाल था, जिसको लेकर मीडिया ने खबर प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद मंत्री ने आवारा पशुओं को गौशाला ले जाने के निर्देश जारी किए और कई पशुओं को गौशाला भेज दिया गया, जिनमें बड़वानी से ही 55 गायें शामिल थीं। लेकिन इन 55 गायों में से एक एक कर अब तक 45 गायों की मौत हो चुकी है। राजपुर ब्लॉक के ग्राम बिलवानी स्थित गौशाला समिति के सदस्य की माने तो हर मृत गाय के पेट से पीएम के दौरान पॉलिथीन निकली है। वहीं उप संचालक पशु विभाग से जब इस मामले में बात की तो उन्होंने भी पॉलिथीन की ही समस्या बताई। उनके अनुसार कई गायों को उपचार के बाद ठीक किया है तो कई की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में मंत्री पटेल ने लोगों को लापरवाह बताया। उन्होंने कहा कि लोग खाद्य सामग्री पॉलिथीन में भरकर छोड़ देते हैं, जिसे गाय खा लेती है और इससे पॉलिथीन उसके पेट में आ जाती है। उन्होंने पालकों से भी अपील की है कि अगर आपसे नहीं पल रही है तो गाय को गौशाला छोड़ दीजिए। जब उनसे पूछा कि गाय को गौशाला छोड़ने के बाद उसे भोजन मिला या नहीं, इस पर मंत्री ने मामले की जांच की बात कही और बोला कि इस मामले में जांच करवाई जाएगी और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। आज भी आदेश दे रहा हूँ यहाँ के सीएमओ को भी, जिस प्रकार से गौ माता रोड पे घूमती हो, गली में घूमती हो, उस मालिक से चर्चा करें कि अगर आपकी गौ माता आपको पालना है तो आपके घर में बांधे, नहीं पालना है तो गौशाला में छोड़ने के लिए दे दे। और जो आज पन्नी से गौ माता मर रही है, ये सही बात है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं मोहल्ले के, वो भी जो पन्नी और ऐसी कई अनेक चीज़ें हैं, पूरी है, फलाना है, ढिंकी बना, सब्जी वगैरह बनती है सभी प्रकार की, वो क्या है एक फरसी पे रख देते हैं। गाय माता सीख जाती है, रोजीना उसको खाने को आती है, उससे गौ माता मर रही है। उनको भी मेरा निवेदन है, बड़वानी की जनता को, कि अपने घर में जो भी बची कुची जो है खाने का भोजन, वो सामान अपने डब्बे में रखे और जब नगर पालिका की गाड़ी आए उस गाड़ी में रख दे, तो उससे भी गौ माता अगर खाने को नहीं मिलेगा तो गौ माता भी नहीं आएगी। और गौ माता जब उसी के घर रहने लग जाएगी तो मालिक भी उसको चारा खिलाएगा और फिर दूध भी लेगा। देखो आज बड़वानी से जितनी भी गाय भेजी है, दोनों तीनों जगह, अगर कई कारणों से लापरवाही से, अगर डॉक्टरों की लापरवाही से अगर हुआ होगा तो उनके ऊपर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, उनको सस्पेंड भी करेंगे, उसकी पूरी जांच करवाएंगे। खाना नहीं मिला हो, अगर पन्नी हो, सभी प्रकार की जो भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। गौशाला में जो गाय बड़वानी से भेजी गई थी, उसमें से कुछ गायें मर गई है और पीएम में ये पाया गया कि उनके पेट में पॉलिथीन थी। इस पर क्या कहेंगे?
ये गौशाला में तलवाड़ा और बिलवानी में अधिकतर जो है हमारी नगर पालिका बड़वानी से जो गायें जा रही है उसमें के अधिकतर पॉलीथीन खाई हुई मिल रही, और कुछ एजेड भी है जो कमज़ोर है, वो पॉलीथीन खाने की वजह से कमज़ोर होकर मर रही। अभी कितनी ज़्यादा तो वैसे नहीं है, परंतु जो अधिकतर पॉलीथीन ही निकल रही है। हमारे डॉक्टर टीम बना के भी पहले ऑपरेशन किया, उसमें भी जो ऑपरेशन किया तो उसमें पॉलीथीन 10-20 किलो लगभग निकली, और डॉक्टरों का यही कहना है कि अधिकतर गायें जो कम खा रही तो अधिकतर वो पॉलीथीन ही अंदर है, और कमज़ोर होगी वो उसका इलाज तो चल रहा है, कुछ अच्छी भी हो रही, परंतु वो पॉलीथीन अधिकतर उसमें निकल रहा है। इसके लिए यही बाज़ार में पॉलीथीन को बंद करना पड़ेगा, और जो क्या है कि पॉलीथीन में सब्जी और जैसे झूठे ये फेंक देते हो तो उनकी आदत बनी हुई है, उसके कारण पॉलीथीन खा लेती है और उसके कारण वो मर रही। ऐसा कोई वो नहीं है, परंतु ये जो आयुर्वेदिक के कहते हैं कि सोयाबीन का तेल इतना पिलाओ, ये पिलाओ, तो उससे कुछ राहत मिल सकती है। बड़वानी नगर पालिका से 55 गायें आई थी जो लावारिस घूम रही थी, उनमें से 45 गाय उनके पेट में मर गई। उनके पेट में ऑपरेशन करने के बाद पन्नियाँ निकली, सभी गायें पन्नियाँ खाई हुई थी, तो सभी से निवेदन की पन्नियों को नहीं फेंकें। बीएम रिपोर्ट में पन्नियाँ निकली, करीब उनको हो गया अभी 4 महीने, उनमें से 45 की मौत हो चुकी है। यूपी के बलिया में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा, जिनमें आज जिला अस्पताल और कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद गांव हैवतपुर में निगरानी समिति के सदस्यों से मुलाकात की और बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कोरोना की तीसरी लहर नियंत्रण के करीब है। प्रदेश के बारे में दुनिया के विशेषज्ञों को आशंका थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा, लेकिन स्थिति आज पूरी तरह नियंत्रित है। आज पूरे प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव 300 से भी कम है। बलिया प्रदेश का कोने का जनपद है। जनपद की सीमा 3 तरह से घिरी हुई है। चिंता थी कि बलिया की स्थिति क्या होगी। यहाँ जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोरोना वॉरियर्स और सभी संगठनों ने मिलकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। सेकेंड फेज है और आज बलिया में एक भी केस नहीं है। प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन, भारत सरकार का पूरा सहयोग, कोरोना के दूसरी लहर को पूरी तरह नियंत्रित करने के बाद तीसरी लहर की आशंका पर पूरा काम किया जा रहा है। तीसरी लहर की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उससे भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है वह समय गंभीर और संवेदनशील बीमारियों का समय होता है। कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां आती हैं। राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, स्वच्छ पेयजल। अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से हर जनपद में अभिभावकों को 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सभी जनपदों में वैक्सीन उपलब्ध कराना और वैक्सीन से कोरोना से सुरक्षा उपलब्ध कराना पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रहा है। बच्चों को संभावित फीवर क्यों ना हो, एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि 26 जून के बाद व्यापक स्तर पर निगरानी समितियां जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में सभी विधानसभा क्षेत्र में विशेष अभियान प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक जनपदों में पर्याप्त मात्रा में दवाई भेजी गई है, जिसमें 4 ग्रुप तय किए गए हैं। 0 से 1, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18 वार से जोड़ी गई है। पूरे यूपी में 431 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं। 100 से भी अधिक लग चुके हैं। यूपी में पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्ट कराने वाला प्रदेश है। गांव-गांव में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। अगले महीने से यह कार्यक्रम चालू किया जाएगा। दुनिया के विकसित देशों में सबसे कम मृत्यु दर भारत में है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को पूरा सहयोग करने के लिए धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।